वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। आज हमारे साथ शख्सियत के इस खास कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं राजेश नागर जी। वर्तमान में हरियाणा सरकार में आप मंत्री हैं, बड़े तेज़ तर्रार मंत्री हैं, और आज आपसे आपके विभाग को लेकर और हरियाणा के विकास को लेकर बात करेंगे। राजेश नागर जी, आप हरियाणा में नायब सरकार के नायब मंत्री हैं। आपके बारे में लेकर बहुत सारे लोगों को आशाएं भी और चर्चा भी बहुत है कि आप काम करने के लिए जाने जाते हैं। आपके पास इतना बड़ा विभाग है, उसे लेकर आप क्या नया करने जा रहे हैं और उसके अंदर कितना सुधार अभी होना बाकी है? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का एक बीड़ा उठाया है, जो हमारे कोविड के समय से उन्होंने इसकी शुरुआत की और अब उसको अभी और आगे कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है। उसी के तहत हरियाणा में भी हम इस डिपार्टमेंट के तहत जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जो अंत्योदय हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का नारा है, उसको हम किस तरह से सारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ दें, उसी के तहत हम ये राशन उन लोगों को हम बांट रहे हैं। और उसमें हमने कई सुधार, अभी जब मैंने कार्यभार संभाला तो मैंने अपने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। उसमें सारे हमारे एसीएस और सारे अधिकारी, डीएफएससीज और सारे लोग थे। तो मैंने यही उसमें कहा कि इसमें हम कैसे और सुधार कर सकते हैं, जिससे जो लोग हैं जिनको समय पे और पूरा राशन मिले। तो कभी शिकायत आती थी कि भाई कई लोगों से अंगूठे लगा लिए जाते थे, राशन नहीं देते थे, या देते थे तो और कम देते थे, काला बाजारी हो जाती थी। तो उसके लिए मैंने एक कदम उठाए कि भाई सभी डिपो होल्डर्स, हमारे 10,000 के करीब लगभग डिपोज हैं पूरे हमारे राज्य में, 9,000 समथिंग। तो उसमें सभी में एक सीसीटीवी कैमरे लगे और उसकी मॉनिटरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो और हमारे चंडीगढ़ जो मेन हमारा राजधानी है, उसमें जो हमारे वहाँ से भी उसकी मॉनिटरिंग हो। तो जिससे जो लोग शिकायत करते थे कि भाई हमें राशन नहीं मिला और डिपो होल्डर कहते थे हमने दे दिया, तो उस पर बहुत चेक लगेगा और उससे लोगों को जो राशन भी पूरा मिलेगा, समय पे मिलेगा। उसलिए हमने एक अधिकारी को कहा कि सभी उन पे सीसीटीवी कैमरे लगे डिपो पे, और उनके लिए फिर समय भी निर्धारित किया कि भाई ये समय पे खुले और पूरे 30 के 30 दिन खुले, अगर जब तक राशन नहीं बढ़ता। इनके टाइमिंग है 8 से 12 बजे और शाम को 5 से 8 बजे। अच्छा राजेश जी, ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा एक शिकायत रहती है कि जो राशन का डीलर जो होता है, जिसकी दुकान होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घालमेल कर देता है। उसे रोकने के लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? देखो, उसमें हमने जैसे सीसीटीवी कैमरे की बात करी, तो ये हर गांव के अंदर लगेंगे, हर एक डिपो होल्डर पे, जितने भी गांव में हो, शहर में हो, अच्छा सब जगह कैमरे लगेंगे। टोटल कितने डिपो है, मैंने बोला ना 10,000 के करीब हमारे डिपो हैं पूरे स्टेट में, राज्य में। उसमें सब पे सीसीटीवी कैमरे लगे। उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनवा दिया, एक एसएमएस के थ्रू भी हम उनको मैसेज देना की शुरुआत करी है, एक चौकीदार के शुरू बुनियादी कि भाई इस समय से इस समय और इस समय ये गेहूँ मिलेंगे, इस समय तेल मिलेगा, इस समय चीनी मिलेगा। उसके लिए भी प्रॉपर हमने वो एक बुनियादी का भी सिस्टम चालू करवाया। और उसके अलावा शहरों में या कॉलोनीज़ में हम गुरुद्वारे और मंदिर से भी उनकी अनाउंसमेंट कराने की शुरुआत करिए कि भाई हमें ये राशन आपको इस समय और इस जगह, मतलब इस समय और ये वाला राशन आपको मिलेगा, चाहे गेहूँ हो, चीनी हो, या चाहे, मतलब सबको सूचना जाएगी प्रॉपर। अच्छा राजेश जी, ऐसा कहा जा रहा था, विपक्ष हमेशा ये कहता है कि इतनी बड़ी ये योजना है, इसके अंदर फंड की कमी रहती है, क्या लगता है आपको?
देखो, फंड की तो कमी रहती है कुछ, हमें हमारा राज्य इस पे इसको बियर करता है, कुछ सेंटर केंद्र इसको बियर करता है। पर जो मोदी जी ने जो एक बीड़ा उठाया कि भी सबको, गरीब जो भी गरीब है उसको, सबको राशन रहे, उसको वंचित नहीं रख सकते, तो उसके तहत हम जो भी है बजट जो आता है उसको स्टेट भी और सेंटर भी इसको बियर करता है, जो भी इसमें वो आता है। मतलब आपको लगता है कि कोई दिक्कत जब तक मोदी सरकार है तब तक कोई दिक्कत इसमें आ नहीं रही है? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही, सबको राशन मिल रहा है, प्रॉपर राशन मिल रहा है। जब कहीं कहीं जो शिकायत आती है उसमें, जब से मैंने ये मंत्री पद का पदभार संभाला है, 2 जगह डिपो होल्डर्स की एफआईआर भी कराई है, एक जगह राइस मिल के खिलाफ एफआईआर कराई है, और जो भी शिकायत हमें आती है उसमें हम तुरंत कार्रवाई करती है। एक जगह मैंने खुद जाकर छापा डाला और जो कमियां पाई गई वहाँ पर उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई डिपो होल्डर के खिलाफ, और उसकी सप्लाई भी रोक दी गई। अच्छा राजेश जी, ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें एक सबसे बड़ा जो इसका एक सवाल रहता है वो रहता है क्वालिटी का। उसे रोकने के लिए, उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे बेहतर जाए, उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? देखो, उसके लिए तो हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी बिल्कुल वचनबद्ध है कि भाई जो भी जिसको हम राशन बांट रहे हैं, चाहे तेल की बात करें, चीनी की बात करें, गेहूं की बात करें, बाजरे की बात करें, तो वो प्रॉपर पूरा मिले माप में भी, और उसकी गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी अच्छी हो, जिससे जो जिसको हम दे रहे हैं उसको सही तरह से उसका वो उपयोग कर सके, सही तरह से उसको यूज़ में ला सके। ये बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि आपका विभाग बड़ा है और सारे लोग आप पर नज़र रखेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल लगभग हर किसी को जानना भी चाहिए और जानना भी चाहता है। नायब सैनी जी बीजेपी के नायब कहे गए हैं और तीसरी बार सरकार आपकी हरियाणा के अंदर आई है। ऐसा कहा जा रहा था कि बड़ा कठिन समय है, लेकिन वो सारा कठिन समय और कठिन चुनौतियां आप सब उस पर विजय पा गए। इस बार का कार्यकाल और इस बार की जो चुनौतियां हैं उन्हें आप कैसे देखेंगे, और आपको क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा को लेकर जो एक कहते हैं ना कि कुछ मुख्य 2-4 चीज़ें हैं जिस पर एक विज़न केंद्रित रहता है, वो क्या लगता है आपको? देखो, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार आई जी, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आए, और उन्हीं का एक दिया हुआ एक चेहरा हमें नायब सैनी के, श्री नायब सैनी जी के रूप पर हमें मिला। चुनाव होने से पहले ही, चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी गई। जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब चंडीगढ़ पंचकुला आए थे कि भाई अगले हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी रहेंगे, इनको ही हम दोबारा से हम इनको रिपीट करेंगे, वो घोषणा पहले ही हो गई। उसके बाद जो हमारे नायब सैनी ने जो कई योजनाएं, कई हमारी घोषणाएं की, वो भी हमारे लिए लाभकारी रहा। और जो एक उनका स्वभाव, जो इनके एक चेहरा जो हमें मिला, जो लोगों से मिलना 12 बजे 2 बजे रात को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री होगा पूरे देश में जो रात को 2 बजे भी जो कोई मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। मुझे खुद याद है, एक बार हम रात को 12:30-1 बजे के करीब चंडीगढ़ आए, तो बैठक अधिकारियों के साथ की, उसके बाद बोला भाई अब मैं 10 मिनट 15 मिनट, लोग बाहर खड़े हैं उनसे भी मिलकर मैं आऊँगा। तो रात को 2 बजे भी लोगों से मिलकर उनकी समस्या को सुनते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। तो इस तरह से लोगों को ये लगा कि भाई एक अपना ही हम में से एक ऐसा मुख्यमंत्री हमें दिया कि भाई हमें जो हमारे लिए रात को भी उपलब्ध है, रात को भी हम उससे मिल सकते हैं, रात को भी वहाँ पर सुनवाई होती है। तो उसका बहुत ज़्यादा असर हमें आया, और उसका ही हमें ये तीसरी बार जो हमारी सरकार आई उसमें एक बहुत बड़ा एक कारण ये भी था कि भाई ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा से बनाया जाए। और तीसरी बार हमारी लगातार केंद्र में भी सरकार आई और प्रदेश में भी आई, और हरियाणा के इतिहास में जब से 1966 से हरियाणा बनाया, तीसरी बार कोई भी किसी की भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई। अच्छा राजेश जी, एक नारे ने पूरे देश के अंदर चर्चाएं कर दी, और नारा हरियाणा से चला, बटेंगे तो कटेंगे। इसके असर को आप कैसे देखते हैं, और इस
जो ये 2 लाइनें हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं कि कितना आज के दौर में ये जरूरी है, क्योंकि विपक्ष इस नारे को लेकर लगातार भाजपा पर सवाल खड़े करता है। देखो, ये तो हम पहले से स्कूल टाइम में हम पढ़ते थे या जब हम बच्चे थे, जब से ये नारा एक चलता रहा, एकता में बल है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये तो पहले से ही हमें सिखाया गया है या बताया गया है जब हम स्कूल में पढ़ते थे या छोटे हुआ करते थे भाई, कि जैसे झाड़ू की अगर तिल्ली को 1 या 2 तिल्ली हो, 4 तिल्ली हो तो उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, पर उसको जब एक हम झाड़ू के रूप में अगर उसको हम बांध देंगे या झाड़ू के रूप में अगर उन तिल्लियों को इकट्ठा कर देंगे तो वो तोड़ने से भी नहीं टूटती है। तो ये तो एक हार्ड फैक्ट है, इसको तो सबको मानना पड़ेगा कि भाई हम संगठित होंगे, एक होंगे तो मजबूत होंगे। तो ये तो नारा हमारे पहले से ही चलता आ रहा है और बात भी सही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये तो एक एक बात हमने, जैसे मैंने बताया उदाहरण के तौर पे, पहले से ही ये चर्चित है कि भाई एकता में बल है और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये तो बात में पूरी मैं मजबूती से के साथ कह सकता हूँ कि भाई ये जो नारा है ये लोगों ने इसको माना भी, हरियाणा में भी इसका असर दिखाई दिया, महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखाई दिया और महाराष्ट्र में भी तीसरी बार हमारी लगातार सरकार जी बिल्कुल, और लगातार भारतीय जनता पार्टी सब जगह सरकार बना रही है। बड़ी चीज़ है, अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की बड़ी धमक देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सदन की बात करें तो आज भी सदन बार बार बाधित हो रहा है। विपक्ष की बाधित करने की जो श्रृंखला है वो टूट नहीं रही, चाहे वो पहले के सदन रहे हो या इस बार के सदन हो। इसे लेकर आप क्या कहेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, विपक्ष जो चाहता है कि सदन में कोई काम ना हो और सदन ना चले। देखो, अगर सदन बाधित होता है इससे पूरे देश का नुकसान होता है। कई जो हमारे कार्य हैं, जो लोगों के लिए हम करना चाहते हैं, जनता के लिए हम करना चाहते हैं, देश के लिए हम जो करना चाहते हैं, तो वो काम सब रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कई मुद्दों पे तो विपक्ष बिखर गया जी। कांग्रेस को भी अलग छोड़ दिया कि भाई ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, पर उसके बाद भी अभी देखा कि उन्होंने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो पता नहीं किस तरह से ये लोग चाहते हैं कि भाई सदन ना चले, इनके पास और कोई मुद्दे तो रहे नहीं जी, और किसी बात पे, किस टॉपिक पे ये बात करें, किस मुद्दे पर ये बहस करें। तो अब उनके पास और कोई तो रास्ता दिखाई दे नहीं रहा। तो बस यही एक तरह से ये चाहते हैं कि सदन को हम ना चल के हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए और इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। गौतम बुद्ध नगर और हरियाणा को जोड़ने के लिए पुल को लेकर काफ़ी प्रयास आपने पहले भी किए, वो प्रयास कहाँ तक पहुँच पाए? मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मझावली पुल एक हमारा कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा एक कारण है कि हमें जो नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को अगर कोई यमुना के ऊपर ब्रिज बने जो हरियाणा को, फरीदाबाद को जोड़ सके, उसके लिए बहुत समय से ये प्रयास चल रहे थे। वो ऑलमोस्ट पूरा होने जा रहा है। उसके पुल की काम हो गया, उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, कोविड की वजह से उसकी DPR 2-3 बार चेंज हुई, पर अब वो काम हो गया और 1 या महीने के अंदर करीब मुझे लगता है कि जैसे ही मट्टी का काम, बीच में ये NGT का जो मैटर आ गया था कि भाई कंस्ट्रक्शन रोक दी गई, उससे पहले भी बाढ़ के कारण डिले हुआ, तो कई कारण रहे उसमें जिस वजह से ये डिले हुआ। पर अब 1 महीने में उम्मीद है कि ये चल जाएगा और अब लोगों को जो फरीदाबाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा आते हैं, दिबाया, दिल्ली, कालंदी कुंज जाना पड़ता है, अब वो सीधे 15 मिनट में, 20 मिनट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ सकेंगे। चलिए, बिल्कुल, और ये आपका प्रयास सफल रहे, ये ऐसी शुभकामनाएं आपने अपना समय में दिए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ राजेश नागर जी, हरियाणा के मंत्री। बड़े बेबाक बोले और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, खासकर अपने विभाग फूड एंड सप्लाई को लेकर। अगली बार फिर ऐसी किसी शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।